सोचो कि अगर मैंने बोला डीएनए का, तो यदि डीएनए का जब भी ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको भाई? तो शुगर के साथ जैसे मान लीजिए हमने दिखा दिया एडेनिन, फिर शुगर थाइमिन, शुगर के साथ ग्वानिन, शुगर के साथ साइटोसिन। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख जाएगा? फॉस्फेट। इस तरीके से हो गया क्या? ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड मिल गया हमको। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हमने कल तक में क्या समझा है कि भाई एक क्या नाइट्रोजन बेस, एक क्या शुगर और एक फॉस्फेट मिला करके क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ये बात अलग है कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग होगा और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग होगा। रीजन क्या है कि डीएनए में और आरएनए में एक ही चीज का अंतर है। अगर मैं डीएनए की और आरएनए की बात करूं तो दोनों में अंतर किस बात का है? ठीक है, तो मुख्यतः देखें तो दो चीज का अंतर है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नाइट्रोजन बेस। दूसरा कौन आता है? शुगर। तीसरा कौन आता है? फॉस्फेट। तो ये तो तीनों में है। ठीक है, डीएनए में भी फॉस्फेट है, आरएनए में भी फॉस्फेट है, डीएनए में भी शुगर है, आरएनए में भी शुगर है, डीएनए में भी नाइट्रोजन बेस है और आरएनए में भी नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, एक एक करके अगर हम क्लियर करें तो डीएनए में जो फॉस्फेट मिल रहा है उस फॉस्फेट को नाम दिया जाता है ऑर्थोफॉस्फेट। आरएनए में जो फॉस्फेट मिलता है वो भी क्या कहलाता है? ऑर्थोफॉस्फेट। यानी कि डीएनए के फॉस्फेट और आरएनए के फॉस्फेट में कतई 1% का भी अंतर नहीं। दूसरा बात किया शुगर का। यदि डीएनए का शुगर हुआ और आरएनए का शुगर हुआ तो अंतर होगा क्या? अंतर होगा, एक ऑक्सीजन का अंतर होगा, है ना। ये अगर मैं आरएनए के शुगर की बात करूंगा तो आरएनए का जो शुगर होगा वो क्या होगा? C5H10O5 होगा, जबकि डीएनए का जो शुगर होगा वो क्या होगा? C5H10O4 होगा। एक अंतर मिल गया हमको। अगर मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूं कि डीएनए का नाइट्रोजन बेस और आरएनए का नाइट्रोजन बेस, क्या इसमें अंतर है? एक जगह पे अंतर है, डीएनए में थाइमिन आता है और आरएनए में यूरासिल आता है। बस यही बात का तो अंतर है। और एक मुख्य अंतर किसमें? डीएनए में और आरएनए में, कि डीएनए जो होता है 2 धागे का बना होता है और आरएनए जो होगा वो क्या होगा? एक ही धागे का बना होगा। और अगर मैं ये न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं कि डीएनए का मैंने बना रखा है न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो ये तो एक धागा बनाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। इसके सामने क्या चाहिए? दूसरा धागा चाहिए। तो इसके सामने इसका पूरक क्या लेकर के आना होगा हमको? न्यूक्लियोटाइड लेकर के आना होगा। तो यहां पे यदि एडेनिन है तो एडेनिन के सामने क्या लाऊंगा? थाइमिन। थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने अरे बाबा, हो गया। चल अब यहां पे क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। यहां भी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे आपने लगा दिया नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस के साथ कौन जुड़ेगा? शुगर जुड़ेगा। लो भाई शुगर जोड़ दिया, फिर क्या जोड़ देना है? फॉस्फेट जोड़ देना है। हो गई कहानी अपनी पूरी। ये रहा न्यूक्लियोटाइड, देखो तो डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड के सामने न्यूक्लियोटाइड आएगा। क्यों आएगा? कि यही वो न्यूक्लियोटाइड है, इधर का न्यूक्लियोटाइड एक धागा बनाएगा, इधर का न्यूक्लियोटाइड दूसरा धागा बनाएगा। ठीक है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन आमने सामने आ रहा है? नाइट्रोजन क्षार। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। लो भाई हो गया हमारा क्या? डीएनए, है ना। जैसे ही बात करते हैं किसका हम लोग? आरएनए का। अच्छा पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? हमको न्यूक्लियोटाइड पढ़ना कल ही सिखाया था ना। ठीक है, क्या है? एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, क्या है? एडेनिन है। तो हम क्या बात करते हैं कि जैसे ही शुगर के साथ कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन क्षार, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड पढ़ते समय ध्यान देना होता है कि डीऑक्सी राइबोज का शुगर लगाया है आपने या फिर राइबोज का शुगर लगाया है। तो यहाँ पे डीएनए का है ना, तो डीएनए है तो कौन सा शुगर है यहाँ पे? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो डीऑक्सी तो पढ़ेंगे, राइबोज को नहीं पढ़ेंगे। तो डीऑक्सी, ठीक है। उसके बाद एडेनिन जैसे ही क्या बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड में बदल जाएगा तो इसके पिछले हिस्से की बात करते हैं कि ये कौन है? प्यूरिन है। तो लास्ट में क्या आएगा? इन आएगा। तो क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन। कौन फॉस्फेट है? एगो फॉस्फेट है ना, तो मोनोफॉस्फेट। अगर जब बाद में उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये क्या है हमारा? डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। जब ये पढ़ने आ रहा तो ये तो पढ़ने आएगा ही।
ठीक है। कौन किसके अपोजिट में आता है ये बात भी हमको पता है कि भाई एडेनिन है तो एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, जो पूरक न्यूक्लियोटाइड है, वो कौन आएगा? थायमिन वाला आएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? डीऑक्सीथायमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा? सेम कहानी है, जैसे इधर पढ़ा वैसे इधर पढ़ना है। अब अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होता है भाई? सिंगल धागा होता है इस तरीके से। ये हो गया हमारा आरएनए। अब एक चीज का अंतर हो जाएगा कि जहां पे थायमिन है वहां पे क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। बस एक ही धागा रहेगा यहाँ पे, और दूसरा धागा तो आएगा ही नहीं। और जब दूसरा धागा नहीं होगा तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी नहीं आएगा, क्योंकि धागा बनाने के लिए कौन आता है? न्यूक्लियोटाइड आते हैं। और जब यहाँ पे दूसरा धागा है ही नहीं तो फिर पूरक न्यूक्लियोटाइड किसका खोज रहे थे आप लोग? अच्छा, अब बात क्या आता है भाई? फॉस्फेट कौन सा है? ऑर्थोफॉस्फेट है, चलेगा। शुगर कौन सा है? तो याद आ जाना चाहिए कि ये आरएनए है ना, तो आरएनए का जरा फुल फॉर्म पढ़ के देखो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है। राइबोज को हम पढ़ते नहीं है। अब क्या बचा? एडेनिन। ठीक है, एडेनिन जब इसके साथ शुगर के साथ जुड़ा है तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड पढ़ते समय क्या ध्यान रखते हैं कि कौन है ये? प्यूरिन है कि पायरिमिडिन है? तो कौन है ये? प्यूरिन है। तो सीधा सीधा क्या कह देंगे? एडिनोसिन। शुगर को नहीं पढ़ेंगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। इसका कभी भी कोई पूरक नहीं बनेगा। बात समझे? तो गलती से भी ऐसा ना करिए जब आपको पूछा जा रहा है कि भैया आरएनए का है, ठीक है, और इसमें आप बताइए इसका पूरक क्या है, तो भाई पूरक नहीं बनेगा। सीधा कहिए सर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिस कारण से यहां पर न्यूक्लियोटाइड के सामने कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बताइए जरा, कल तक के टॉपिक में किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो अब आगे की कहानी शुरू करेंगे। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौन गुनगुना रही है जी? चलिए देखिए, अब अभी तक जो चीज आपको रोक के रखा था वो आप सुनिएगा। डीएनए के जो एक धागे की मैं बात करूं तो डीएनए का एक धागा, इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले दिन बताया था आपको। नेमिंग क्या करते हैं? 5' 3'। ठीक है, यानी कि डीएनए के अगर मैं एक धागे की बात करूं तो एक सिरा क्या होगा? 5' होगा, तो दूसरा सिरा क्या होगा? 3' होगा। ठीक है, देखिए अगर ये ब्लैक वाला ये 5' हुआ तो इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा? 3' होगा। ठीक है, और डीएनए के मैं अगर दूसरे सिरे की बात करूं, दूसरे रज्जु की बात करूं ऐसे, तो हमेशा 5 के अपोजिट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 5' के नीचे क्या आएगा यहाँ पे? 3'। और 3' के अपोजिट में देखो तो हमेशा कौन आता है? 5'। तो ये नेमिंग करनी आनी चाहिए आपको। नेमिंग करने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। ये नेमिंग गड़बड़ाएगा पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा। चलो ये नेमिंग करना आ गया, तो ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5'। और एक सिरा ब्लू वाले का 5' हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा? 3। यानी कि हमेशा 5' के अपोजिट 3' मिलेगा, 3' के अपोजिट 5' मिलेगा। और एक धागा अगर एक किनारा 5' है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? 3' होगा। चलो अब लो, अब तनिक बताओ तो, काट दिया बीचों बीच से, कोई बात नहीं। 5 है ना, ये क्या हो जाएगा? 3' हो जाएगा। और 3' के नीचे कौन आ जाएगा? 5 के अपोजिट कौन मिल गया? कहानी सेम है ना। चल यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के अपोजिट 3 के अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। ऐसे ही काटते पीटते चलेंगे। चल अब क्या करना है भाई? तो डीएनए का रेप्लिकेशन करना है हमको।
या रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग। डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया, यानी कि डीएनए जो है अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के क्रम में कैसे कैसे प्रोसेस होंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, हमको इतना सब कुछ जानकारी हो चुका है कि एक डीएनए यदि है और एक डीएनए कुछ इस तरीके का, ठीक है, अब ये क्या करेगा भाई, रेप्लिकेशन करेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिकृति करेगा। अब प्रतिकृति करेगा मतलब अपनी एक कॉपी एक्स्ट्रा बना देगा। एक है तो क्या बन जाएंगे, दो। कैसे बनते हैं हमको पता है, इसको सीधा कर लेंगे हम समझने के लिए। ठीक है, एक क्या होगा 5 डैश होगा, दूसरा कौन होगा 3 होगा, ये 3 डैश ये 5 डैश। क्या होगा, तो इनके बीच मिल रहा था सर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो दोनों धागा देखो 5 डैश 3 डैश, उसके बाद इधर क्या है हमारा 3 डैश 5 डैश। ठीक है, अब अलग हो गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इनका टूट गया। उसकी कमी पूरा कर रही हो, समझे, हो गया ये काम। अब क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे नया धागा बन जाएगा। नया धागा कैसे बनेगा वही देखेंगे हम लोग इस प्रोसेस में। चलो बना दिया नया धागा, तो जो नया धागा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो तो ये 5 डैश है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डैश, ये 3 डैश है तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 5 डैश। इस बात को देख करके हमने कहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी, यानी कि अभी भी इस दोनों के दोनों नए डीएनए में आधा भाग इसका पुराने वाले का है। इस बात को साबित भी किया था, कई दफा पूछ भी लिया है। कौन किया था अब ये बात बताने की और पूछने की जरूरत नहीं है, कौन, मिशेल्सन और अब सीधा सीधा हम लोग आते हैं रेप्लिकेशन पे कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू कैसे होता है। ठीक है, बोला था कुछ पढ़ने के लिए आप लोग को, कुछ हिंट देके गए थे 2-3 दिन पहले ही, याद है, टोपोआइसोमेरेज। हालांकि ये सब एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं। ठीक है, और इस बार तो नए वाले एनसीईआरटी में और भी सिलेबस आपका हल्का कर दिया, जान बच गया आपका। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम हिंट करेंगे आपको। अरे रुको, हम ऐसे ही बनाने में एक्सपर्ट हैं ये वाला। चलिए देखिए, नेमिंग कर देते हैं 5 डैश 3 डैश। अब कौन सा है भाई इसमें, ये वाला 5, तो ये हो जाएगा क्या 3, ये क्या हो जाएगा 5 डैश। ठीक है, अब सोचो कि क्या करना है भाई, ये डीएनए है, ये कहानी कहां पे है, केंद्रक के अंदर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहानी कहां की देख रहे हैं हम लोग कि एक कोशिका है, इस कोशिका में हो सकता है कि इसका केंद्रक हो, या ये भी हो सकता है कि केंद्रक ना हो। तो केंद्रक होगा मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका होगी। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक के अंदर होता है क्या इसका डीएनए। तो ये जो भी कहानी हम लोग देखेंगे कहां देखेंगे, केंद्रक के अंदर का। और यदि आप प्रोकैरियोटिक कोशिका मान के चल रहे हो तो केंद्रक के बाहर का। कुल मिला जुला के कोशिका के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल के अंदर। उसी डीएनए को बाहर निकाला समझने के लिए कि आखिर क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और क्या होता है कि इसके बाजू में नया धागा बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, इसके बीच में किसी को घुसाना होगा, जो घुस करके क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला एक एंजाइम, हालांकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, टोपो आइसोमेरेज। अगर होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, ये टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, आएगा और डीएनए के किसी एक लोकेशन पे क्या लगाएगा, कट लगाएगा। बात समझ में आ रही है, डीएनए है, उस डीएनए में एक लोकेशन पर कट लगाने के लिए जिम्मेदार है एक एंजाइम। और एंजाइम को पहचानने का तरीका आपको कई दफा बताया है कि लास्ट में क्या मिलता है, एज मिलता है। कोई भी, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज, हर जगह क्या मिलता है, एज। एज आएगा तो क्या कहलाएगा, एंजाइम होगा।
तो एक एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। ये टोपोआइसोमेरेज क्या कर रहा है कि डीएनए को एक लोकेशन पे कट लगा रहा है, और जिस लोकेशन पे कट लगाएगा ना, टोपोआइसोमेरेज का काम क्या है? कट लगाना। और जिस लोकेशन पे काटेगा ना, इस लोकेशन को नाम दे दिया जाएगा बच्चा ORI। ठीक है, अब ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र। प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र, यानी कि यही वो क्षेत्र है जहां से क्या शुरू हो रहा है? प्रतिकृति का प्रोसेस, प्रतिकृति का काम शुरू हो रहा है। तो प्रतिकृति को शुरू कराने वाला कौन? टोपोआइसोमेरेज। क्या किया इसने? तो डीएनए को एक विशिष्ट लोकेशन पर, एक स्पेशल लोकेशन पर जाके क्या कर देगा? कट मार देगा। और जहां पे कट मारेगा उसी स्थान को क्या बोलते हैं? ORI। ORI का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से प्रतिकृति जो है शुरू हो रही है, तो हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति का उत्पत्ति। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दो बात यहीं पे और याद रख लीजिएगा। कोशिकाएं कितने प्रकार की है हमारे पास? दो। एक है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। अगर ये डीएनए किसका हुआ? यूकैरियोटिक का, तो इसमें ORI की संख्या 1 होगी। बात समझे? यानी कि टोपोआइसोमेरेज यूकैरियोटिक के डीएनए को किसी एक जगह पे काटेगा। ठीक है, रात्रि जागरण करके आई हो, इतना सोती हो जी तुम, है बुड़बक कहीं की, नहीं समझ में आता है टॉपिक, कहां पीछे देख रहे हो? अरे नींद लगता है, जाके पीछे मुंह हाथ धो के आया करो। कभी कार में सफर किए? कार में सफर करिएगा तो एक बात कही जाती है कि ड्राइवर के बगल में बैठ के नहीं सोना चाहिए। कब उसको नींद आ जाएगा, कब उलाट पुलाट देगा, पता ही नहीं चलेगा। समझे? आप सवारी हो, हम ड्राइवर हैं। वापस इधर चलो। अगर क्या हुआ कि यूकैरियोटिक की कोशिका हुई, यूकैरियोटिक का डीएनए हुआ, उसको एक लोकेशन पे काटा जाएगा, बस केवल और केवल एक लोकेशन पे, यानी कि ORI कितने बनेंगे उसमें? 1। अब प्रोकैरियोटिक की अगर कोशिका हुई, प्रोकैरियोटिक का अगर डीएनए हुआ, तो इसमें ORI का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। बात समझ में आया? यानी कि ये जो ORI हमने एक जगह पे दिखाया है ना, ऐसे ORI बहुत सारे होंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक के डीएनए में। याद रह जाएगा ये बात? नोट बना के कहीं पे लिख लीजिएगा कि ORI जो होता है यूकैरियोटिक में 1 मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक में 1 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो साहब, एक लोकेशन तो बना दिया। अब यहां से किसी को भेजना पड़ेगा हमें अंदर। एक लोकेशन हमने बना दिया, इस लोकेशन को नाम दे दिया ORI। अब इस ORI से किसी को अंदर भेजना पड़ेगा और उसको समझा बुझा के भेजना पड़ेगा कि जा भाई जा। क्या करना अंदर जाके? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना है। तो इसका दूसरा एक मित्र है यहां पे, हेलिकेज। ठीक है, कौन? हेलिकेज। अब हेलिकेज में देखो H आ रहा है ना, किसके लिए है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है। तो इस ORI क्षेत्र में एंट्री करता है, इस ORI क्षेत्र में एंट्री होगा, प्रवेश होगा। सही है, प्रवेश। कौन एंट्री कर रहा है? हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करेगा बच्चा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। पल्ले पड़ रहा है क्या यहां तक? क्या हुआ? टोपोआइसोमेरेज ने ORI बना दिया, इस ORI से अंदर कौन घुस गया? हेलिकेज घुस गया। अब वो हेलिकेज घुसेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा तो देखो इसकी स्थिति कुछ ऐसी बनेगी।
ऐसा बनेगा क्या? देखो जरा क्या हुआ था भाई, यहां से टोपोआइसोमेरेज ने कट लगाया था, अंदर कौन घुसा? हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो धागे क्या हो रहे हैं? खुल रहे हैं ना। ठीक वैसे ही जैसे आपके बैग में चेन लगा हुआ है ना, चेन खोलते तो क्या चेन फैल जाता है? ठीक वैसे ही कहानी है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां से जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, ये डीएनए क्या होता जा रहा है? खुलता जा रहा है। यहां तक की कहानी बताओ। ओके। चलो आगे देखो। ऐसे घबरा जा रहा है जी। चलिए देखिए, कलर बनाना चाहिए था एक को मुझे। इसको 5 डैश, दूसरा 3 डैश। 5 हो गया हमारा। ठीक है, हाँ चलो ये क्या है? ORI। इसके अंदर कौन घुसा? हेलिकेज। क्या कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, ये और खुलता जाएगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चा, सभी लोग। जैसे यहां पे एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसके सामने कहीं ना कहीं एडेनिन के सामने कौन रहा होगा? थाइमिन रहा होगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने। इसी तरीके से जुड़े होंगे ये आपस में। इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है। कौन तोड़ता जा रहा है? हेलिकेज तोड़ता जा रहा है। अब क्या होगा भाई? तो सीधा सा सर लॉजिक है कि यहां पर क्या मिल रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड है ना। कौन है वो न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, यही ना है यहाँ पे। यानी कि क्या हुआ होगा? तो थाइमिन जुड़ा होगा एक सुगर के साथ, और सुगर जुड़ा होगा एक फॉस्फेट के साथ। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या कहानी होगी? साइटोसिन सुगर के साथ जुड़ा होगा, सुगर किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। सेम यहाँ पे ग्वानिन सुगर के साथ, सुगर फॉस्फेट के साथ। एडेनिन सुगर के साथ, सुगर फॉस्फेट के साथ। यानी कि एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो इनके बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद है ना कि एक सुगर से कितने फॉस्फेट जुड़े हुए थे? 2। ये आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए सब एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ इनकी अपोजिट में अगर इनका पूरक आ जाएगा तो वो भी क्या कर लेगा? इस नाइट्रोजन क्षार के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। थाइमिन के साथ एक सुगर, उसके बाद एक फॉस्फेट। अब क्या होगा? इसके सामने मुझे एक धागा लाके बना देना है, और इसके सामने भी मुझे क्या करना है? एक धागा बना देना है। अब वो धागा कैसे बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड है पहले से हमारे पास, उसके सामने एक और न्यूक्लियोटाइड ला करके रख देंगे। बस ध्यान रखना होगा कि वो न्यूक्लियोटाइड कैसा होना चाहिए?
पूरक होना चाहिए। यहां पर मिल रहा है एक न्यूक्लियोटाइड, कौन सा है, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सामने एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए, कौन सा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये आपस में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, दो धागे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाऊं तो नया धागा बनता जाएगा क्या। इसी तरीके से कहानी आपकी आगे चलने वाली है। अब सवाल यहां पे आएगा कि सर ये न्यूक्लियोटाइड लाएगा कौन, जोड़ेगा कौन, इस बात का पता कौन लगाएगा कि ये पूरक है कि एक दूसरे के लिए पूरक नहीं है। और चौथा सवाल कि न्यूक्लियोटाइड आएगा कहां से, क्योंकि सब कुछ कहानी कहां पे चल रही है, कोशिका के अंदर। ठीक है, और कोशिका के अंदर भी कहां चल रही है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, हम पढ़ रहे हैं क्या, यूकैरियोटिक का। ठीक है, तो उस केंद्रक के अंदर चल रही है। ठीक है, इसमें डीएनए हुआ है इसका, और डीएनए में क्या हो चुका है, तो इसका डीएनए कुछ ऐसे खुल गया है। ठीक है, इस तरीके से ये खुल गया है, यहाँ पे यहाँ कट लग चुका है। अब क्या है, अब इसके अंदर हमको खोजना है कि न्यूक्लियोटाइड आएगा कहां से इस केंद्रक के अंदर। हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और वो भी कैसा न्यूक्लियोटाइड, एकदम पूरक न्यूक्लियोटाइड। तो पहला सवाल कि न्यूक्लियोटाइड आएगा कहां से, दूसरा सवाल कि जो न्यूक्लियोटाइड वहां पे जाना चाहिए वो कैसा जाना चाहिए, पूरक जाना चाहिए। तीसरा सवाल कि भाई इसको जोड़ेगा कौन, है ना। ये सारे सवाल का जवाब एक ही है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन सारी कहानियों को पूरा करेगा। यानी कि यहां पर न्यूक्लियोटाइड लाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। कहां से लाएगा वो अभी बात नहीं किया। उसकी पूरकता की जांच पड़ताल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद इनके बीच जो क्या करना है भाई, यहां पर लाकर के एक न्यूक्लियोटाइड को रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, जोड़ते जाना है, ऐसे धागा क्या करना है, आगे बढ़ाते जाना है। ये सारा कुछ करने वाला कौन है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। हाँ, अब आ रहे हैं उसी पे, आएगा कहां से। अब तनिक याद करो, हमको यहां पे क्या चाहिए। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मुझे इस न्यूक्लियोटाइड के सामने क्या लाना है, एक न्यूक्लियोटाइड लाना है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मुझे यहां पे चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। किसी भी न्यूक्लियोटाइड का नाम नहीं दिया मैंने, सीधा सीधा क्या बोला, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। यानी कि हमको एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड चाहिए जो क्या होना चाहिए, मोनोफॉस्फेट के साथ होना चाहिए। और डीएनए में जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा है कौन, DTMP, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा DGMP, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। चौथा कौन है, DCMP, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। यही चारों के चारों हमको चाहिए। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि आपके पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। यही चारों प्रकार चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कौन किसके सामने जाएगा, कोई बात नहीं, अगर ये चारों मिल जाए ना तो ये डीएनए पॉलीमरेज सारा कुछ देख लेगा, है ना। किसके सामने किसको रखना है, कौन किसका पूरक है, वो सारी कहानी कौन देख लेगा, डीएनए पॉलीमरेज देख लेगा। उसके बाद इसको ला करके जोड़ना है, वो जोड़ने का काम भी कौन कर लेगा, डीएनए पॉलीमरेज। हमको क्या करना है, बस इस बात का पता लगा के दे देना है कि ये DNMP कहां पर है। समझ में आया। अब ये है कहां पर DNMP, कोशिका देखा था, इस कोशिका का केंद्रक था, इस केंद्रक के अंदर ही कहानी चल रही थी ना, इस केंद्रक के अंदर ही ये सारा माल मसाला पड़ा हुआ है। कौन, DNMP। लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो हमको क्या चाहिए था, देखो जरा यहां पे क्या चाहिए बाबू हमको, तो DNMP चाहिए हमको, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट।
ठीक है, कहां पे चाहिए? केंद्रक के अंदर चाहिए, क्योंकि सारी कहानी कहां पे चल रही है? केंद्रक के अंदर चल रही है ना, यानी कि ये चारों प्रकार हमको कहां चाहिए? केंद्रक के अंदर चाहिए, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, चाहिए तो DNMP, लेकिन केंद्रक के अंदर पता है क्या मिल रहा है? DNTP। ये क्या है भाई? ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हमको चाहिए क्या? DAMP, लेकिन अंदर क्या मिल रहा है? DATP। बात समझे? हमको चाहिए DTMP, अंदर मिल रहा है DTTP। क्या चाहिए? DGMP, अंदर क्या मिल रहा है? DGTP। क्या चाहिए? DCMP, अंदर क्या मिल रहा है? DCTP। बात अगर जिनको समझ में नहीं है ध्यान से सुनना, हमको चाहिए था डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि हमको कुछ ऐसा चाहिए था, देखो एक फॉस्फेट चाहिए था, ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? शुगर के साथ, और शुगर किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? एडेनिन के साथ, है ना, यही चीज है पहला वाला। ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसको हम क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट काहे बोला? क्योंकि फॉस्फेट कितना है? एक, लेकिन केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है? ऐसा स्थिति मिल रहा है, यानी कि केंद्रक के अंदर मिल रहा है 3 फॉस्फेट, है ना। तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 फॉस्फेट है, इसको क्या पढ़ते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई? तो हमको सीधा सीधा क्या बोला बाबू कि हमें चाहिए था DNMP, क्या मिल रहा है? DNTP। फंस गया मैटर ना। अब क्या करें? बोलो क्या करना चाहिए अब? अरे कौनो तो लॉजिक लगाओ, क्या करें? अरे बुड़बक, हमको सर रखना था पॉकेट में एगो पेन, रख लिया 3 गो पेन, अब क्या कर सकते हैं? किसको हटा सकते हैं? कितने फॉस्फेट को? 2 फॉस्फेट को हटा सकते हैं। बात समझ में आया? हमको क्या चाहिए? मोनोफॉस्फेट वाला चाहिए ना। क्या मिल रहा है यहाँ पे? ट्राइफॉस्फेट। भाई साहब एगो एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, एगो एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे तो एगो फॉस्फेट स्वाहा, लेकिन एगो काम करके जाएगा। जैसे यहां से फॉस्फेट निकलेगा बाहर बहुत मात्रा में मिलेगी ऊर्जा, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी ऊर्जा। अब कहोगे सर ये कैसे मिलेगा ऊर्जा? याद करो तनी, आप लोग को एटीपी याद है क्या? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एडेनिन, इसके साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट कितना? 3। एटीपी कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। पता है ना कि ऊर्जा का मात्रक है कौन? एटीपी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एटीपी विच इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने जो भी भोजन किया, ग्लूकोज बना, उसका इस्तेमाल किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने। क्या बना के दिया? एटीपी। इस एटीपी को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है मतलब एक एक फॉस्फेट को हटाया जाता है। फॉस्फेट हटा, ऊर्जा मिला, फिर फॉस्फेट हटा, ऊर्जा मिला, फिर फॉस्फेट हटा, ऊर्जा मिला। अब लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि हम लगातार काम करते जा रहे हैं, हमें ऊर्जा की जरूरत है। ये ऊर्जा हमको कैसे मिल रही है? तो फॉस्फेट को हटाया जा रहा है लगातार, जितना बार फॉस्फेट हटेगा उतनी बार ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आई? ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपना काम कर रहे होते हैं। अब क्या कर लेंगे? तो देखो आसानी से जो हमारे केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है? यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, हम यहां से यहां बदल सकते हैं। इसको किसमें बदल सकते हैं? मोनोफॉस्फेट में बदल सकते हैं। कैसे? यहां से 2 फॉस्फेट को हटा देंगे, और 2 फॉस्फेट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा बबुआ? ऊर्जा मिलेगा। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। काहे ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा भाई? जोड़ना है ना, पूरक को खोजना है ना, इतना कुछ करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब काम कहां पे हो रहा है? देखो तो केंद्रक के अंदर की केंद्रक के बाहर? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर कौन माइटोकॉन्ड्रिया होता है? केंद्रक के अंदर कौन माइटोकॉन्ड्रिया होता है? एक भी नहीं होता है, तो अंदर ऊर्जा कहां से आएगा?
अंदर ऊर्जा बनाने वाला भी तो सर कोई नहीं है, इसीलिए एक फायदा भी हो गया हमारा कि अंदर कोई ऊर्जा बनाने वाला है ही नहीं। ठीक है, और यदि अंदर क्या मिल रहा है, DNTP, 3 गो फॉस्फेट मिल रहा है, और अगर मैं अंदर क्या करूंगा, 2 फॉस्फेट को आउट करूंगा यदि, तो वहां पे क्या बनेगा, ऊर्जा। और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेगा कौन, DNA पॉलीमरेज। और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या करता जाएगा, यहाँ पे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, क्या बनता जाएगा हमारा यहाँ पे नया वाला धागा बनता जाएगा। कहानी समझ में आई? ये होता है DNA रेप्लिकेशन। खत्म हो गया, घंटा खत्म हुआ, अभी तो 5% नहीं खत्म हुआ। ये तो बस हमने थोड़ा सा एक झलक देखा है, इसका प्रोसेस कैसे होता है हमने वो समझाया आपको, नहीं बातें नहीं। अभी क्या करना है कल वो देखा जाएगा, अभी फिलहाल जो करना है वो करते हैं। ये मिटा रहे ना, अरे सुन लो, थोड़ा सा 2-3 बिंदु है भाई, ज्यादा नहीं है। ज्यादा ओवर होता है तो मैं खुद नहीं बताता। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ चुकी है ना। अब आगे देखो, कुछ नाम बस केवल जानने हैं आपको, केवल नाम जानना है। ठीक है, अब सुनो, देखो इस वाले को और इस वाले को, दोनों की मैं बात करूं तो ये क्या है, पुराना वाला धागा है क्या, DNA का पुराना वाला रज्जू है, पुराना वाला स्टैंड है। ये भी क्या है, पुराना स्टैंड है, पुराना धागा है। और इसी पुराने धागे पे कौन आने वाला है, नया धागा आने वाला है। तो याद रखना कि DNA का वो धागा जिस पर नया धागा बनेगा, क्या बोला कि DNA का वो स्ट्रैंड जिस पर नया स्ट्रैंड बनेगा, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट रज्जू। टेम्पलेट रज्जू, टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात समझ में आया? क्या बोला कि भाई DNA का वो धागा जिस पर DNA का नया धागा बनेगा, वही धागा क्या कहलाएगा, टेम्पलेट रज्जू। तो ये कौन है, टेम्पलेट रज्जू है क्या, नहीं। ये कौन है, टेम्पलेट रज्जू। भाई दोनों पे बनेगा, ठीक है, बनेगा दोनों पे, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट रज्जू कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे आपको एक हिंट कर देता हूं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर DNA का धागा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, DNA का धागा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ऐसा है कि किस डायरेक्शन में बनेगा। अब कहोगे सर डायरेक्शन से क्या मतलब है, बहुत मतलब है डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन से मतलब नहीं होता ना तो ये 5-3 में लिखता ही नहीं। बात समझ में आया? अगर डायरेक्शन से मतलब नहीं होता तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सवाल क्या फंसा कि ये DNA पॉलीमरेज जो नया धागा बना रहा है, जो नया रज्जू बना रहा है, वो किस डायरेक्शन में बना रहा है, 3' to 5' बना रहा है कि 5' to 3' बना रहा है, किधर बना रहा है, 5' to 3'। ठीक है, तो वो डायरेक्शन क्या होता है, 5' to 3'। क्या 3' to 5'? बढ़िया से पढ़ो उस लाइन को, पहले लाइन तो पढ़ लिया करो, क्या दिया है लाइन, उसके बाद बांसबाजी। पहले चेक करो कि आखिर उसमें दिया क्या है, पूरी लाइन पढ़ो उसके बाद। ना समझ में आ रहा ना, उसको छोड़ दो, लास्ट में मिल लेना, बता देंगे उस लाइन का मतलब। अभी आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए, नोट में कहीं लिख लीजिएगा या दिमाग में बैठा लीजिएगा कि DNA पॉलीमरेज, किसकी बात कर रहे हैं, DNA पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं कि DNA पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो किस डायरेक्शन में बनाएगा, 5' to 3' बनाएगा। तो बुड़बक पुराना वाला ऑलरेडी 3' to 5' होगा कि नहीं होगा, यही ना कहते हैं कि तनिक सोच समझ लिया करो, 2 मिनट सोचोगे समझोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। बात समझे? चलो बस एक लास्ट पॉइंट, ये दोनों को हम टेम्पलेट बोलेंगे। दोनों टेम्पलेट पे क्या बनेगा, नया धागा बनेगा। और वो जो नया धागा बनेगा वो कौन बनवा रहा है, DNA पॉलीमरेज। किस डायरेक्शन में बनवा रहा है, 5' to 3'। अब एक बस लास्ट पॉइंट देख के समझना है केवल आपको,
ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश। बीच में से इसका हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी। अब आप ये बताइए कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके लिए ए वाला स्टेटमेंट सही है कि बी वाला स्टेटमेंट सही है? ए वाला स्टेटमेंट सही है। चलो, गलत है स्टेटमेंट ए वाला। कैसे गलत है? देखो 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 कैसे गलत है। देखो, ये कौन था हमारा? ए था। ये कौन है? 5 डैश। यहां बनेगा तो क्या बनेगा? 3 डैश। ये आगे जाएगा तो क्या करेगा? कौन सा डायरेक्शन में आप लेके चले गए? 3 डैश टू 5 डैश लेके चले गए। आप इसको काउंटिंग कर रहे हो ना, मत करो उसको काउंटिंग। देखो तो क्या लिखा है कि डीएनए पॉलीमरेज नया रज्जू 5 डैश टू 3 डैश। तो काउंटिंग किसको लेनी है? नए रज्जू को, नए स्ट्रैंड को। तो नया स्ट्रैंड कहां जाएगा? 3 डैश टू 5 डैश। ना ना ना, सही कौन होगा? बी वाला सही होगा। कहां जा रहा? देखो तो 5 डैश टू 3 डैश। समझ में आई बात अब? इसके लिए तो नहीं बताना। तो लो ए बी, इसके लिए कौन सही है? ए सही है ना। 3 है तो 5 आ जाएगा, 5 है तो। अब कहानी क्लियर रहेगी।